अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिवीजन ब्रायोफाइटा की डिटेल। ठीक है, जो एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, अब जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम जो है वो फर्स्ट प्लांट्स जो अलगा से इवॉल्व हुए थे उनको स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो डिवीजन ब्रायोफाइटा के ना करेक्टरिस्टिक्स एंड जिनकी मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बताऊंगी। और इनको याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो है एच डिमांड, हाई डिमांड। ठीक है, तो एच से क्या है, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या है कि ये एक जैसे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, सेम काइंड ऑफ स्पोर्स। हेट्रोस्पोरस वो केस होता है जिसमें माइक्रो और मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर ने मेल गमीटोफाइट बना देना है, मेगास्पोर ने फीमेल गमीटोफाइट बना देना है। इसका मतलब कि फेट पहले से ही थी एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे लगना है, लेकिन होमोस्पोरस केस में ऐसा नहीं होता है। एक तरह के स्पोर्स होते हैं सेम काइंड के, जिन्होंने सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिर कर गमीटोफाइट बनाना होता है, और गमीटोफाइट ने नेक्स्ट जो है वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को अराइज करवाना होता है, और एक ही गमीटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लग जाते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत पोजीशन का फर्क होता है उनकी, लेकिन एक ही जगह पर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लग जाते हैं। ये होमोस्पोरस केस है। ब्रायोफाइट्स जो क्या है, ये होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस केस जो है वो ट्रीडियोफाइट्स में इवॉल्व हुआ था स्लेजनेला के अंदर, और जब हेट्रोस्पोरी आती है किसी भी मेंबर के अंदर तो वहां से सीड की एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ब्रायोफाइट्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सीड का, बनते तो सीड ट्रीडियोफाइट्स में भी नहीं है, लेकिन इवोल्यूशन वहां से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ठीक है, एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, होमोस्पोरस केस है। डी से क्या है, डोमिनेंट गमीटोफाइट। गमीटोफिटिक जनरेशन कौन सी होती है, डोमिनेंट होती है। मतलब कि जो गमीटोफाइट होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इस फूड के ऊपर कौन डिपेंड करता है, ये खुराक के ऊपर डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट। ठीक है, दैट इज वाई गेमीटोफाइट इज डोमिनेंट जनरेशन, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है। जो स्पोरोफाइट है ये एक क्लोरोफिलस है और अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो है वो इससे रिसेसिव होते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट गेमीटोफिटिक जनरेशन वो होती है जिसमें खुद खुराक तैयार की जा सकती हो। ठीक है ना, तो डिवीजन ब्रायोफाइटा ओनली डिवीजन है प्लांट किंगडम में जिसकी जो गेमीटोफाइट है वो डोमिनेंट जनरेशन है। एक्चुअली गेमीटोफाइट होती कौन सी जनरेशन है, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, जिसमें गैमेट्स बनते हैं स्पर्म और एग। तो कौन से गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स बनते कहाँ पे हैं, गैमेट्स कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, स्टीराइल सेल से मिलके बने हुए स्ट्रक्चर जिसको हम एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया का नाम देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कि गमीटोफाइट है। ठीक है, गमीटोफाइट बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो इसके पास कुछ स्टोमेटा वगैरह होंगे। ठीक है ना, मतलब एयरपोर्ट्स वगैरह होंगे। ठीक है, और क्लोरोफिल वगैरह होगी। ठीक है, नीचे राइजाइड्स होंगे एंकरिंग के लिए। ठीक है, इधर क्लोरोफिल वगैरह होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा, एक जगह आर्चिगोनिया होगा, एक जगह इंथ्रीडिया होगा। ठीक है, आर्चिगोनिया में एग बनेगा, इंथ्रीडिया में स्पर्म होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह क्या होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही जो थैलस है उसके ऊपर इंथ्रीडिया आर्चिगोनिया लगते हैं, और जो गमीटोफाइट है इसके पास क्लोरोफिल होगा। इसका मतलब अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और ये खुराक के ऊपर स्पोरोफाइट भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, एम जो है, एम फॉर मोर और लेस डिफ्रेंशिएटेड। इस टर्म का मतलब क्या है, तो अगर तो ये होंगे लेस डिफ्रेंशिएटेड, मतलब कि बॉडी जो है, जिस तरह के आप एक गोश्त का टुकड़ा लोगे तो उसके अंदर कोई होती है डिफ्रेंशिएशन, कुछ नहीं पता चलना। जस्ट एक क्या है, एक टिश्यू है, टिश्यू सेल से मिलके टिश्यू बनाया हुआ है जो एक लोथड़ा है गोश्त का। ठीक है ना, इस तरह ही क्या होता है लेस डिफ्रेंशिएटेड केस में, क्या होता है, एक थैलस होता है जिसके अंदर रूट स्टेम और लीव सब कुछ एब्सेंट होते हैं। नो रूट के बॉडी की डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, ऑर्गेनोजेनेसिस है ही नहीं। ठीक है, रूट स्टेम और लीव क्या है,
एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है ना। एक जो है वो इस तरह एक थैलस है, थैलॉइडेड स्ट्रक्चर है जो पड़ा हुआ है, जिसके नीचे जो है राइजाइड्स है एंकरिंग के लिए जस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल आती है रिक्सिया की, ठीक है, लेस डिफ्रेंशिएशन में। एक और केस है वो है मोर डिफ्रेंशिएटेड। तो मोर डिफ्रेंशिएटेड का केस क्या होता है कि बॉडी जो है ये प्रॉपर पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट है, ठीक है ना। तो वो किस तरह है कि इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है फ्यूनेरिया की। मोर डिफ्रेंशिएटेड का केस है, लेस डिफ्रेंशिएटेड के केस में बेस्ट एग्जांपल है रिक्सिया की, और मोर डिफ्रेंशिएटेड केस में बेस्ट एग्जांपल है फ्यूनेरिया की। तो फ्यूनेरिया के अंदर जो है वो रूट लाइक राइजोइड्स भी होंगे, ठीक है, रूट लाइक राइजोइड्स है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ये छोटे छोटे केली लीव्स होंगे, और ऊपर जो है वो कैप्सूल लगा होगा इसके स्पोरोफाइट के पास, कैप्सूल होगा जो क्या करेगा, जो इसको प्रोटेक्ट, जो स्पोर्स को प्रोटेक्ट करेगा, स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। वो कैप्सूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक हमने बात कर ली मोर और लेस डिफरेंशिएटेड केस की भी। उसके बाद हम ए की बात करते हैं। ए से एक तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बनता है, और ए से एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एम्फीबियन का मतलब क्या है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का हमें पता है जो एम्फीबियंस थे वो फिशीज, पानी में रहने वाले जानवरों से इवॉल्व हुए थे और खुश्की पर पहली दफ़ा आए थे, ठीक है ना। तो इसको वाटर मॉइस्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती थी सर्वाइवल के लिए, जिस तरह के फ्रॉग्स वगैरह हैं। इसी तरह ही जो है ब्रायोफाइट्स हैं, तो फर्स्ट टाइम जो थे ये अलगा से इवॉल्व हुए थे, ठीक है, और लैंड हैबिटेट इन्होंने कैरी किया था। लैंड हैबिटेट इन्होंने जो है वो अपने अंदर जो लैंड हैबिटेट में आगे रहने लग गए थे, ठीक है। अलगा से इवॉल्व होने के बाद लैंड हैबिटेट में ये आ गए थे। एम्फीबियंस जो हैं जो अब एम्फीबियन ऑफ प्लांट यानी कि ब्रायोफाइट्स हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये पानी से निकले हैं और खुश्की में आ गए हैं, जस्ट लाइक एम्फीबियंस, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं जिस तरह के फ्रॉग्स वगैरह। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि प्लांट्स के भी एम्फीबियंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, ऐसा फिनोमेना जिसमें स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट दोनों जनरेशन रेगुलरली अल्टरनेट करती रहती हैं। एक टाइम पे बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक है, ठीक है, और स्पोर प्रोड्यूस कर रही है। स्पोर सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिरकर गेमीटोफाइट बना रहे हैं। दूसरे टाइम में बॉडी गेमीटोफाइट है और गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, स्पर्म और एग प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन दोनों ही एक प्लांट की फेज में आते रहे, एक प्लांट की लाइफ में आते रहे, तो उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। मतलब कि जनरेशन जो है वो अल्टरनेट कर रही हैं, कभी स्पोरोफिटिक जनरेशन आ रही है, कभी गेमीटोफिटिक जनरेशन आ रही है। अभी मैं जब इसका लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगी इसी वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना बेसिकली क्या होता है। स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन रेगुलरली अल्टरनेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है एन। एन से क्या है, नॉन वेस्कुलर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं। दे लेक ट्रू जाइलम एंड दी फ्लोएम, ठीक है ना। जाइलम होगा इनके अंदर, ना फ्लोएम टिश्यूज होंगे। इसका मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये किस तरह फिर वाटर कंडक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि ये सिंपल जो है वो डिफ्यूजन के जरिए वाटर को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि पानी जो है वो कंडक्शन करवाने का काम जाइलम का है, ठीक है ना। आपने पानी की कंडक्शन करवानी है, पानी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, पानी ज़रूरी है खुराक बनाने के लिए। तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए पानी जो है वो सॉइल से ऑब्टेन किया जाएगा। ये सिंपल डिफ्यूजन को नाम दिया जाता है ओस्मोसिस, ठीक है, ओस्मोसिस का नाम दिया जाता है। तो ओस्मोसिस बेसिकली है क्या, ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक सिलेक्टिवली एक परमिएबल मेम्ब्रेन ली जाती है। इस तरफ पानी ज़्यादा था, इस तरफ पानी कम था, तो पानी का यहाँ से इस तरफ मूव करना, हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ मूव करना, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ओस्मोसिस का फिनोमेना। तो सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा होता है, ब्रायोफाइट के अंदर पानी कम होता है, तो सॉइल से पानी जो है वो ब्रायोफाइट के अंदर मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है।
और उस पानी को, जो अंदर पानी ज़्यादा हो गया है ब्रायोफाइट के अंदर, तो कुछ यूज़ कर लिया जाता है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, और उसके अलावा फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस में, ठीक है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको एयर पोर्स के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नॉन वेस्कुलर की भी हमने बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डी की, डिसेंडेंट ऑफ द ग्रीन अलगा। ब्रायोफाइट्स हमें पता है बेसिकली जो ग्रीन अलगा के डिसेंडेंट है ब्रायोफाइट्स है। हमें पता था सबसे पहले था बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल आई तो उसको हमने क्या नाम दिया, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहा था, लेकिन इसको बैक्टीरिया क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी बॉडी जो थी वो प्रोकैरियोटिक थी। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। लेकिन अलगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, ट्रू क्लोरोफिल है, जस्ट लाइक द ग्रीन प्लांट एंड अलगा। उसके बाद जो था वो आए अलगा, ठीक है। अलगा के डिफरेंट ग्रुप्स आए, ठीक है ना। जिस तरह के हमारे पास था ये कैरोफाइसी था, ठीक है ना, रेड अलगा, ब्राउन अलगा, येलो ग्रीन अलगा सब आए। तो एट द एंड क्या था, ग्रीन अलगा, ठीक है। ग्रीन अलगा से क्या इवॉल्व हुए, प्लांट्स। प्लांट्स का पहला ग्रुप कौन सा, ब्रायोफाइट्स। जिस तरह के अलगा था होमोस्पोरस, ब्रायोफाइट भी थे होमोस्पोरस, ठीक है। तो मैनी करेक्टर ऐसे थे जो अलगा के और ब्रायोफाइट के मिल रहे थे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट है ये इवॉल्व हुआ है अलगा से, और ब्रायोफाइट जो है ये डिसेंडेंट है अलगा का, और अलगा जो है ये इंसेस्टर है ब्रायोफाइट का, ठीक है ना। ये इंसेस्टर डिसेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के। क्लियर, यहाँ तक आपने इस निमोनिक्स को देख लिया है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें और इसी तरह ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा पेपर में, ठीक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल की। हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल किस तरह का लाइफ साइकिल ये शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे गेमीटोफिटिक फेज है, मैंने बताया था होमोस्पोरस है ना, तो गैमेट्स जो है वो जो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एक ही जगह पर लगेंगे, ठीक है ना। एक ही जो है वो थैलस के ऊपर लगा दिए जाएंगे, क्योंकि ये होमोस्पोरस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा आर्चिगोनिया स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग बनेगा, और एक होगा एंथरीडिया। ये कुछ स्टीराइल सेल्स में बना रही हूँ जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैकेट है स्टीराइल सेल्स की, और इस स्टीराइल सेल के अंदर होते हैं, पहले हम बात करते हैं ये क्या है, एंथरीडिया, और ये है आर्चिगोनिया एंथरीडिया। और फेज कौन सी ये चल रही है, गमीटोफाइट, क्योंकि गैमेट प्रोड्यूसिंग है ना। और ये क्या है, आर्चिगोनिया या फिर ओगोनिया कहेंगे इसको, ठीक है। तो इसके बाहर की तरफ क्या है, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं, ये दोनों हैं हमारे पास स्टीराइल सेल। और अंदर क्या है, स्टीराइल सेल के अंदर है हमारे पास फर्टाइल सेल्स, ठीक है। तो फर्टाइल सेल किस तरह बनते हैं, फर्टाइल सेल्स इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, क्योंकि गमीटोफिटिक जनरेशन क्या होती है इनकी, हैप्लॉइड। अभी हम बात करेंगे किस तरह हैप्लॉइड होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जो फर्टाइल सेल किस तरह बने हैं, माइटोसिस से। गमीटोफिटिक जनरेशन ही हैप्लॉइड है तो माइटोसिस ही होगी ना फिर, क्लियर। तो क्या होता है कि यहाँ पे बनता है स्पर्म, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे होगा हमारे पास दरमियान में एग, ठीक है। स्पर्म ने यहाँ से मूव करना है और यहाँ पे आना है। किस तरह इसको पता चला इसने यहाँ पे आना है, यहाँ पे जो इसके स्टीराइल सेल्स होते हैं जब ये पक जाती है आर्चिगोनिया, तो स्टीराइल सेल्स होते हैं ये टूट कर पानी के साथ मिलकर एक सिक्रिएशन करते हैं, ठीक है ना, एक केमिकल सिक्रिएशन करते हैं। मेनली वो सिक्रिएशन होती है सक्रोज की, सक्रोज की सिक्रिएशन यहाँ पे करवाई जाती है। किस तरह होती है कि ये स्टीराइल सेल टूटते हैं, पानी के साथ मिलकर एक बल्बुलस स्ट्रक्चर बना देते हैं, और यहाँ पे सिक्रिएशन करवाई जाती है सक्रोज की। इस सक्रोज की सिक्रिएशन को ये स्पर्म डिटेक्ट करता है और आके यहाँ पे मूव कर जाता है, और यहाँ पे आके इंटर हो जाता है। स्पर्म ने आके मिलना है एग के साथ। ये देखो ये स्पर्म था, क्लियर, ये क्या था, एग था, ठीक है। इससे मिलके बना है, स्पर्म एंथरीडिया से आया, दोनों मिले हैं
फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बना दिया गया है, ठीक है। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड। जाइगोट में फिर हुई माइटोसिस और क्या बन गया, एम्ब्रियो। मतलब जाइगोट के सेल्स ने मल्टीपल टाइम्स डिवाइड किया और एम्ब्रियो बन गया। ये देखो, ये भी क्या है, 2n है, ठीक है, क्योंकि 2n जाइगोट से बना है। अब क्या होगा, अब फिर जाइगोट, एम्ब्रियो में क्या हुई, माइटोसिस। एम्ब्रियो के भी डिप्लॉयड सेल्स ने डिवाइड किया बगैर किसी रिडक्शन के, सेम रहे, डिप्लॉयड ही फेस रही, और बन गया यहाँ पे हमारे पास स्पोरोफाइट। यहाँ से जो है एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो में माइटोसिस होती है और स्पोरोफाइट बन जाते हैं। हमें पता है स्पोरोफाइट क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, ठीक है। ये स्पोरोफिटिक जो है हमारे पास फेज आ गई है, ठीक है। जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस करते होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम स्पंजिया कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो स्पंजिया के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स, ठीक है। तो स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे स्पंजिया के अंदर। अच्छा, पहले माइटोसिस होते हुए जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, डिप्लॉयड जाइगोट था, उसमें माइटोसिस स्टार्ट रही थी और यहाँ तक माइटोसिस हो गए 2n स्पोरोफाइट हमारे पास आता रहा। लेकिन स्पोरोफाइट के अंदर अब जो प्रोड्यूस होने हैं स्पोर्स, ये प्रोड्यूस होने हैं रिडक्शन डिवीजन मियोसिस से। इसका मतलब जब अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे, तो वो क्या होंगे, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाएगी, 1n रह जाएगी। तो स्पोर क्या होंगे, हप्लॉइड होंगे, क्योंकि वो मियोसिस से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो हप्लॉइड स्पोर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, 1n स्पोर्स, ठीक है। अब ये 1n स्पोर से इन्होंने अब करना है जर्मिनेट किसी सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिरने के बाद। अब जो है अबंडेंट वाटर और जो है पीएच इन्वायरमेंट टेम्परेचर ऑब्टेन करने के बाद इन्होंने कर जाना है जर्मिनेट करके क्या बना देना है, गेमीटोफाइट। और गेमीटोफाइट ने नेक्स्ट जो है वो ग्रो करके तो इसके ऊपर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथीरिया और आर्चिगोनिया लग जाने हैं, क्लियर। एंथीरिया और आर्चिगोनिया के अंदर, एंथीरिया के अंदर एंथीरोजॉइड बन जाएगा और आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो ये एग की प्रोडक्शन हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जाइगोट था वो क्या था, डिप्लॉयड था, ठीक है। एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड था, ठीक है। उसके बाद है स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड था। बाकी सारी फेस जो है वो क्या है, हप्लॉयड है। तो हम इस तरह इसको जो है वो कर सकते हैं मार्क, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, डिप्लॉयड होती है फेस और बाकी सारी क्या है, हप्लॉयड फेस है। स्पोर भी हप्लॉयड है, गेमीटोफाइट भी हप्लॉयड है, एंथीरिया आर्चिगोनिया भी हप्लॉयड है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है एंथीरोजॉइड और एग भी, ये क्या है, ये भी हप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको डिवीजन ब्रायोफाइटा और उनके लाइफ साइकिल की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।